बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो है कि अगर हम ये देखें कि कर्नाटक का चुनाव जो हो रहा है वो कुछ ऐसे संयोग इस समय क्रिएट हुए हैं, उसके तुरंत बाद ही ये चुनाव हो रहा है। पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला चुनाव है, जबकि उनके अपने क्षेत्र का माटी पुत्र होने के कारण उनके मुकाबले में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं है। जितने भी लोग हैं वो दूसरे प्रदेश से आकर वहां पर किसी तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। अब उसमें भी कौन रह गए, केवल 3 या 4 गिनती के रह गए, क्योंकि वैसे भी सारा का सारा जो कमांड है वो मोदी जी ने अपने हाथ में ले रखा है, शाह साहब ने ले रखा है। अब शाह जी कुछ दिन पहले जब यहाँ आए थे तो बरसात के कारण उनकी यात्रा जो है वो सारी की सारी वो रैलियां जो है वो रद्द हो गई, और वो एक ये इंप्रेशन गया कि बारिश में राहुल गांधी तो ये कर सकते हैं, रैलियां कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये जो है बहुत ही एक बारिश के बाद इनकी रैलियां जो है वो धुल जाती है। जबकि महाराष्ट्र में पूरी सुविधाओं के साथ इन्होंने एक ऐसी रैली की कि पूरे के पूरे लोगों को धूप पे बैठाया, और खुद जो थे बहुत ही आरामदायक जगह पे बैठ के उन्होंने रैली की। नतीजा ये हुआ कि 13 लोग तो बेचारे मौत का शिकार हो गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए। तो एक तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो माटी पुत्र होने के कारण उनके मुकाबले में कोई भी बड़ा आदमी ऐसे नहीं उतर पा रहा है। दूसरी बात, एक ही दिन पहले वो बंगला खाली करके जो आए हैं राहुल जी वहां पर कर्नाटक में, सांसदी जो उनकी चली गई थी, ये जो चीज है ये अतिरिक्त सहानुभूति भी वो बटोर रहे हैं, क्योंकि वहां की जनता जो है प्रिंसिपल है, पढ़े लिखे लोगों के साथ है, वो देख रही कि राहुल के साथ क्या हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके पहले जो अदानी वाला मामला हुआ, तो ये सारी चीजें कर्नाटक की जनता बहुत अच्छे से समझ रही। तो इन संयोगों के तुरंत बाद जो चुनाव हो रहा है इसका निश्चित रूप से इसलिए तो बीजेपी जो है वो पस्त नजर आ रही है। अभी आप देखिए गिनती के 2-3 ही नेता वहां पर कैंपेन करते नजर आ रहे हैं, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाकी जो मोदी, शाह और नड्डा और इनके बीच के जो नीचे के नेता हैं उन्होंने शायद इनको पूरी तरीके से छोड़ दिया है कि भाई आप ही जाइए, आप ही वहां कैंपेन कीजिए, क्योंकि हार का जो ठीकरा है वो कोई नहीं अपने सिर पर फोड़वाना चाहेगा। ये बात तो पक्की है। इसलिए जिस तरीके से रेड आर्मी ने जर्मन सेना को भीतर घुसने दिया था, मुझे लगता है कि ये उल्टा साइबेरिया भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित होने जा रहा है, जहां पे लगातार जाते जाते फंस रही है, और वहां पर से नो रिटर्न निश्चित रूप से होगा। पता नहीं चलेगा कि अब लौटना कैसे है यहां से। तो वहां पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नेता, मुझे ऐसा लगता है कि वो खुश भी हो रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में इतनी बुरी हालत है, तो इन्हीं को भुगतने दीजिए, क्योंकि ये सारा कुछ इन्हीं का क्रिएट किया हुआ है, नंबर 1। दूसरा, क्योंकि सारे चुनाव मोदी जी अपने नाम पर लड़वाते हैं, तो फिर इस समय भी उन्हें ही भुगतने दीजिए, कोई भी अपने सिर पर नहीं इसको फोड़ने की अनुमति देगा, इसलिए कहते हैं कि इन्हें ही लड़ने दीजिए, नंबर 1। दूसरी बात जो है कि आपने कहा कि बीजेपी पस्त हो गई, इसका 2-3 दिन पहले भी हमने जैसे देखा है कि कितने देर के बाद जो है मोदी जो है वो रैलियां कर रहे हैं, और रैली जो कर रहे हैं इतनी धुआंधार करने जा रहे हैं, इसमें कितना समय देंगे, कितनी बात कर पाएंगे, कितना चल पाएंगे, ये देखने की बात है। लेकिन अब जो है वो खाना पूरी है, क्योंकि जो जिसको हम कहते हैं कि शो जो है वो पहले ही जो है कांग्रेस ने अपने पाले में कर लिया है, वो अपने गठरी में ले जा चुकी है। अब जो फॉलो अप हो रहा है कि राहुल गांधी के बातों को कैसे काउंटर किया जाए, क्या किया जाए, तो इस तरीके से अब जो शो हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कायदे से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न होता है, जिस तरीके से बहुत ही जल्दी चुनाव मैदान में उतर आती है, जिस तरीके से कैंडिडेट्स बहुत जल्दी फाइनल कर देते हैं, कर्नाटक में आप देखिए सब कुछ विलंबित राग में हो रहा है, सब कुछ बहुत देरी से हो रहा है। ये सब कुछ कायदे से उनके दूसरे राज्यों का देखिए तो बहुत जल्दी कर लेते थे, वो इस समय लेट हो रहे हैं। तो यही लेट जो हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है कि आधे अधूरे मन से जो है वो बीजेपी जो है चुनाव लड़ने जा रही है, उसकी पस्तहाली जो है वो साफ नजर आ रही है। और अगर अगले 2-3 दिनों में जब हम देखेंगे कि मोदी की रैलियों का इंपैक्ट क्या होता है, तो और समझ में आ जाएगी बात कि भारतीय जनता पार्टी की हालत जो है कोई बहुत अच्छी नहीं है। जो सर्वे भी बता रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज भी बता रही है, वहां के लोगों से बात कीजिए तो वो भी बता रहे हैं। और वैसे भी तो पिछले समय तो कांग्रेस जीती ही थी, वो तो तोड़ फोड़ करके वहां पर जो है वो सरकार को बदला गया था। तो ऐसा कोई भी कांग्रेस के पास नहीं है कि बहुत पीछे से नहीं आ रही है, वो लगभग आधे रास्ते पर पहले से थी वो। और
और जो हम जिसकी बात कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा ने, तो भारत जोड़ो यात्रा ने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो इसी राज्य में दिया था। फिर वहां के लोग ये भी जानेंगे कि किस तरीके से इसी राज्य में कोलार में जब भाषण दिया गया और राहुल गांधी के पास ये संकट आया है, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से उनके उनके परिवार के 2 और लोगों को साथ दिया कर्नाटक की जनता ने, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को साथ मिलेगा और पूरी की पूरी कांग्रेस को जो है वो कर्नाटक जो है वो भरपूर समर्थन देंगे, ऐसा लग रहा है। ये है भारतीय जनता पार्टी की असली सबसे बड़ी दिक्कत। मुख्य रूप से 2 मुद्दे इसमें रहेंगे जिसको कर्नाटक की जनता जो है जिसको सेंट्रलाइज करके चुनाव लड़ेगी। पहली बात भ्रष्टाचार और दूसरा बात कि संघवाद को जो आघात किया गया है नंदिनी राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है 2 बार मैं बात कर चुका हूं कि कर्नाटक की सिचुएशन ऐसी है कि एक हम बिल्कुल एक्सट्रीम एक्सपोज पे जाए, ये कांग्रेस जो है वो यहाँ हार ही जाती है, तो भी उसका बहुत बड़ा नुकसान वैसा नहीं होगा जितना भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य को गंवाने के बाद होगा। दूसरी बात, इसके बाद जो लाइन में जो दूसरे राज्य लगे हैं जहां चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर कांग्रेस इसके बाद भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। कर्नाटक जीतने के बाद तो आप समझ लीजिए कि फिर तो कम से कम 3 राज्य तो ऐसे हैं कि जहां पर निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ तो उसके पास पहले से है, राजस्थान को भी शायद वो रिटेन कर ले और उसके बाद मध्य प्रदेश को भी फिर से वो पैसे पा लेगी जो उसने पिछले समय भी पाया था। और जम्मू कश्मीर में जैसा अगर चुनाव होते हैं तो वहां पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है वो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है जिस तरीके से उनकी नजदीकियां हो रही हैं उस हिसाब से कुछ न कुछ गठबंधन होगा। और लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा खतरा कौन से राज्य गंवाने या पाने की बात नहीं है, इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कर्नाटक अगर हार गए तो मैं एक बार फिर से बोल देना चाहता हूं और रिकॉर्ड पर ले आना चाहता हूं इस बात को कि मोदी के खिलाफ इसके बाद जो असंतोष पार्टी के अंदर बढ़ेगा कि पहली बार जो है मोदी को जवाब देना पड़ेगा वहां पे। अब इस बार ये बात नहीं चल सकती कि वहां के किसी स्थानीय नेतृत्व के ऊपर आप इसका जिम्मा सौंप दें। लोग जान रहे हैं कि चुनाव जो है आप ही लड़ रहे थे, आप और शाह लड़ रहे थे और नड्डा लड़ रहे थे और इसकी जिम्मेदारी है अब मोदी के खिलाफ, मोदी पर जब सवाल पूछा जाएगा जवाबदेही तय की जाएगी और पार्टी के अंदर भी असंतोष इसके बाद बढ़ सकता है मोदी के खिलाफ। 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन हो, इसके लिए बहुत बड़ा सवाल जो है वो शायद जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद उभर कर आएगा। अब पार्टी को और संघ को सोचना पड़ेगा। राजीव जी आप कई बार ये बात, मैं शारदा देवी से आ रही हूं, वहां जब मैं गई और वहां के शंकराचार्य जी से मैं मिली तो उन्होंने मुझे पूछा कि इंदिरा जी यहीं से लड़ी थी कि नहीं, तो मैंने कहा जी चिकमंगलूर से लड़ी थी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए, मैंने अपने भाई के लिए आशीर्वाद मांगा, उन्होंने आशीर्वाद दिया और मुझे कहा कि यहाँ पे मेरे पिताजी भी आए थे, इंदिरा जी भी आई थी और जब इंदिरा जी आई तो उनके लिए एक संघर्ष का समय था। आज भी मेरे परिवार के लिए एक संघर्ष का समय है। 1978 में जब इंदिरा जी यहीं इसी मैदान में आई, उनके लिए संघर्ष का समय था। उस दिन भी इसी तरह बारिश आ रही थी। हम मानते हैं कि ये भगवान का आशीर्वाद है, बारिश शुभ है, तो ये एक बहुत भावनात्मक क्षण है मेरे लिए कि मैं आज आपके यहाँ सामने खड़ी हूँ, इसी मंच पर, इसी मैदान पर, उसी तरह के मौसम में। और आज दिल से अपने परिवार के तीनों पुश्तों से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि जब इंदिरा जी का सबसे मुश्किल संघर्ष का समय था तो यहाँ की जनता चिकमंगलूर उसके साथ खड़ी रही, आप खड़े रहे और आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके खिलाफ भी एक केस लगाया गया और उनको भी संसद से निकाला गया। आप उन्हें संसद में वापस लाए, आपने उन्हें आत्मविश्वास दिया कि नहीं, इस देश की जनता अभी भी आपके साथ है, इंदिरा जी आप लड़ो। आज उनके पोते राहुल गांधी को उसी तरह से फर्जी केस डालकर संसद से निकाल दिया गया है और राहुल गांधी को भी पूरा विश्वास है, मेरे पूरे परिवार को विश्वास है
कि इस देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी और ये भगवान का आशीर्वाद, शिव जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सच्चाई का संघर्ष कर रहे हैं।